हेलो एवरीवन। आज हम क्विज 2 के लिए करेंगे पीवाईक्यू स्टैटिक 01 का। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो मैथ का नहीं देखा है, मैथ 01 पीवाईक्यू क्विज 2 के लिए, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट है चैनल पे, आप उसे विजिट कर सकते हैं। और ये जो है क्वेश्चन ये है, मैं टर्म में जो क्विज 2 हुआ था उसका ये, मैं 2024 में जो क्विज 2 हुआ था उसका ये पीवाईक्यू है। आपको क्वेश्चन का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड हम अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन ट्रू है, तो देखते हैं। An event A is said to be independent of another event B if P probability of A slash B does not equal to probability of A। यहाँ पे हमें इंडिपेंडेंट इवेंट के बारे में बताना है। तो अगर हम बताएं कि दो इवेंट इंडिपेंडेंट कब होता है, मतलब कि दो इवेंट इंडिपेंडेंट तब होगा जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर हो जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट है तो उनका जो इंटरसेक्शन होगा किसके बराबर होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और हमें यहाँ क्या दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी क्या होता है, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ा था ना लेक्चर्स में, प्रोफेसर्स ने पढ़ाया था। ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो और ये ऊपर से हम क्या कर सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये दोनों कट गया, क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट है तो उसका जो मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होगा किसके बराबर आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। और यहाँ पे क्या दे रखा है कि अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट है तो उनका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के बराबर नहीं आएगा। तो ये तो कह रहा है आएगा, ये बोला नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, फॉल्स। अब है ऑप्शन नंबर बी, फॉर टू इवेंट ए एंड बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी वेयर पी बी ग्रेटर देन 0। और वैसा ये भी ऑप्शन है। एंड फिर ऑप्शन डी क्या है, इवेंट ए एंड बी आर सेड टू बी डिसजॉइंट इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ओके, तो अगर हम बी और सी ऑप्शन देखें तो ये वाला प्रोफेसर्स ने भी बताया था यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे है ये मल्टीप्लीकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ, जैसे कि ये था ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी लिखे, ए बाई बी किसके बराबर होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, इसे लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये मल्टीप्लीकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ किसके बराबर होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई, दोनों हो सकता है। ये मतलब जब क्वेश्चन पेपर दिया गया था तो उसमें ये सब डाटा दे ही रखा था, वो मतलब क्वेश्चन पेपर में ही दे रखा था, यानी आपको ये सब डाटा, मतलब जिस क्वेश्चन पेपर को मैंने देखा था उसमें से ये सब तो मतलब ये सब डाटा दे रखा था। हो सकता है आपके भी एग्जाम में आए, तो दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको ये सब डाटा मिलेगा ही। तो मतलब जिसको जिसको ये वाला नहीं भी पता होगा तो ये इधर वाला डाटा देख के बता देता। तो हमारा बी ऑप्शन भी सही है और डी सी ऑप्शन भी सही है। अब देखते हैं डी, इवेंट ए एंड बी आर सेड टू बी डिसजॉइंट। तो दो इवेंट डिसजॉइंट कब होगा, डिसजॉइंट जो होता है ना, जब दो सेट, अगर सेट ए है और सेट बी है, ठीक है, दोनों में कोई रीजन कॉमन ना हो, जैसे कि ये सेट ए है हमारा, ये सेट बी है, और ये हमारा सैंपल स्पेस था, ये सेट ए है ये बी है, तो दोनों एक दूसरे से अलग है, दोनों में ना कोई रीजन कॉमन नहीं है, तो वैसा सेट क्या होता है, डिसजॉइंट सेट। तो हम कह सकते हैं ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट
प्रोबेबिलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता है, मतलब प्रोबेबिलिटी में ये अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है तो इसे हम कहते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट, डिसजॉइंट सेट होता है, इवेंट डिसजॉइंट नहीं होता है, इसलिए ये ऑप्शन फॉल्स है। अब देखते हैं आगे, आगे ये डाटा था। अब देखते हैं आगे है क्वेश्चन नंबर 79 और 80। यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन दे रखा है, इसे रीड आउट कर लीजिए। एंड अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। तो अगर कॉम्प्रिहेंशन पढ़े तो क्या है, अ सिटी हैज 3 मेन टैक्सी कंपनी, रेड टैक्सी है, ब्लू टैक्सी है, ग्रीन टैक्सी है। हिस्टोरिकल डाटा शोज दैट 20% ऑफ पैसेंजर यूज रेड टैक्सी, 50% ब्लू टैक्सी, 30% green taxi. Okay. And if 5% of the car from red taxi, 4% from blue taxi and 8% from green taxi have engine issue, तो हमें ये सब प्रोबेबिलिटी वगैरह बताना है। सो पहले हम डाटा देख लेते क्या क्या है डाटा में कि ओके। तो हम देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ रेड टैक्सी ये क्या है, 20/100 है, 20/100 दैट इज 0.2। प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ ब्लू टैक्सी, ब्लू टैक्सी का क्या है 50%, 0.5। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन टैक्सी का क्या है 30, यानी कि 0.3 होगा प्रोबेबिलिटी। और हमें ये दे रखा है कि अगर 5% ये क्या है कार, 5% रेड कार में इंजन इशू है, और फिर 4% ब्लू टैक्सी में इंजन इशू है, 8% ग्रीन टैक्सी में इंजन इशू है, यानी कि हमें इंजन इशू का प्रोबेबिलिटी देखा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इंजन इशू सच दैट, यहाँ लिखे सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंजन इशू सच दैट कि वो रेड टैक्सी है, वो क्या है 5/100 दैट इज 0.05। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू टैक्सी नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंजन इशू, इंजन इशू की सच डेट वो क्या होगा एक ब्लू टैक्सी होगा, ये क्या है 0.04। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इंजन इशू सच डेट कि वो ग्रीन टैक्सी हो, ये क्या हो जाएगा 0.008। ओके। सो ये क्या है, इफ 5% ऑफ कार्स, मतलब कुछ कह भी सकते कि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इंजन इशू बाय रेड टैक्सी क्यों हुआ, मतलब इसका उल्टा क्यों नहीं हुआ, तो मतलब ये ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ क्या कह रहा है, आप इसे थोड़ा हिंदी में समझिएगा तो क्या होगा कि 5% कार एंड इफ 5% ऑफ कार फ्रॉम रेड टैक्सी हैव इंजन इशू, यानी कि इंजन इशू कितनों को है 5% को इंजन इशू है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंजन इशू सच डेट कि वो रेड टैक्सी हो। फिर यहाँ पे 4% ऑफ ब्लू टैक्सी हैव इंजन इशू, यानी कि इंजन इशू कितनों को है 4% को, सच डेट वो क्या है एक ब्लू टैक्सी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंजन इशू सच डेट वो क्या है एक ब्लू टैक्सी। फिर 8% फ्रॉम ग्रीन टैक्सी हैव इंजन इशू, तो इंजन इशू कितनों को है 8% को इंजन इशू है, और प्रोबेबिलिटी सच दैट कि वो क्या हो एक ग्रीन टैक्सी हो। यहाँ पे जब हम देख रहे हैं तो ये क्या है कि मतलब ये क्या था डाटा डेट 20% पैसेंजर चूज करता है रेड रेड टैक्सी को यूज करता है, तो वो क्या है ये प्रोबेबिलिटी है रेड टैक्सी का चूजन बाय पैसेंजर, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड टैक्सी जो पैसेंजर चूज करते हैं, यहाँ पे पैसेंजर का काम नहीं है यहाँ पे। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ रेड टैक्सी ये क्या है 20%, और प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ ब्लू टैक्सी ये क्या है 50%, और प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ थर्ड ये ग्रीन टैक्सी ये क्या था 30%, तो ये ग्रीन लिखे यहाँ पे 0.3 ऐसा चला। फिर यहाँ पे क्या था ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इंजन इशू, किसका इंजन इशू रेड टैक्सी का, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंजन इशू सच दैट कि वो रेड टैक्सी हो, ऐसे चल रहा है। इसे थोड़ा ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को। सो यहाँ पे कुछ पूछा गया है, इससे पहले हम एक कंसेप्ट बता दें। कंसेप्ट है टोटल प्रोबेबिलिटी का, मतलब ये प्रोफेसर्स ने भी बताया तो है बट हम इसे थोड़े अपने तरीके से समझाना चाहेंगे। वो BABILITY, BABILITY सही होगा। सो टोटल प्रोबेबिलिटी ये है, मान लेते हैं मेरे पास 3 बैग है,
ये बैग 1, बैग 2, बैग 3। इसमें 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 4 रेड बॉल है। 1 मिनट, मान लेते हैं इसमें 4 रेड बॉल है, इसमें 3 ब्लू बॉल है और 7 ग्रीन बॉल है। और इसमें 5 रेड बॉल है, 2 ब्लू, 8 ग्रीन। और इसमें 3 रेड, 5 ब्लू और 4 ग्रीन बॉल है। तो अब हम कहेंगे मतलब ये फर्स्ट है, लेट मी, ये फर्स्ट बैग है, ये सेकेंड बैग है और ये थर्ड बैग है। तो अगर हम कहें कि हमें 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 निकाल के बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रेड बॉल, ठीक है। तो हमें ये निकालना है। पूछा गया है कि हमारे पास ये 3 बैग दे रखा है, अब बताओ कि प्रोबेबिलिटी निकालो कि हम जो बॉल निकाले वो क्या हो, रेड बॉल हो। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें फाइंड करना पड़ेगा कि हम रेड बॉल निकाल कहाँ से रहे हैं, फर्स्ट बैग में से कि सेकेंड की थर्ड, कहाँ से निकाल रहे हैं। तो अगर हम पहले फर्स्ट बैग से निकालते हैं मतलब तो पहले हम क्या चूज करेंगे कि हमें फर्स्ट बैग से निकालना है। तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बैग। फिर हमें क्या निकालना है, रेड बॉल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बैग हम निकाले, फिर हमें फर्स्ट बैग में से क्या निकालना है, रेड बॉल। तो फिर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल कहाँ से, सच दैट हम फर्स्ट बैग में से फर्स्ट बैग को चूज किया, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल हैविंग कहाँ से, फर्स्ट बैग से। फिर प्लस हम सेकेंड वाला बैग लेंगे, फिर हम सेकेंड वाले बैग का प्रोबेबिलिटी लिए, फिर उसमें से हम रेड बॉल निकालेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल सच दैट वो क्या हो, सेकेंड बैग हो। फिर वैसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड बैग सच दैट, फिर इसमें से भी हम क्या निकालेंगे, रेड बॉल थर्ड। तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा ये क्या, पहले हम मतलब इसमें अगर हम नहीं बताते हैं कि हम ये रेड मतलब फर्स्ट बैग निकालने का क्या प्रोबेबिलिटी है, सेकेंड का क्या, थर्ड है, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, इक्वली लाइकली, यानी कि कुछ भी आ सकता है। तो ये क्या है, 3 बैग है टोटल, इतनी टोटल 3 बैग है और हमें फर्स्ट बैग निकालना है, प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1/3। और ये रेड बॉल निकालना है फर्स्ट, तो रेड बॉल कितना मतलब रेड बॉल क्या होगा, 4 अपॉन टोटल कितना है, 4 5 6 7 7 7 14 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड बैग क्या होगा, 1/3 की इक्वली लाइकली है, तीनों का आने का चांसेस सेम है। फिर रेड बॉल कहाँ से निकालना है, इसमें से। तो ये 5 इंटू क्या, 5 तो 7, 8 7 7 15 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड बैग का निकालने का भी प्रोबेबिलिटी 1/3 है। और इसमें ये रेड बॉल 3, 5 3 8 8 4 12। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ रेड बॉल। तो ये क्या है, टोटल प्रोबेबिलिटी, इसी को कहते हैं। और फिर अगर हम इसी में से पूछ लें कि हमें निकाल के बताओ, नहीं हमें बताओ कि प्रोबेबिलिटी क्या होगा, मतलब हम रेड बॉल निकाल चुके हैं, तो कंडीशन ले लिया ये क्या कि हम क्या रेड बॉल निकाल चुके हैं, तो पता करो कि वो रेड बॉल जो है वो सेकेंड बैग में से निकला होगा, उसका प्रोबेबिलिटी बताओ क्या होगा। यानी कि हम रेड बॉल निकाले, ठीक है, मतलब हम ये ऐसा हम बता दिए कि हम रेड बॉल निकालने हैं, और रेड बॉल निकालने तो आप बताइए कि हम जो रेड बॉल निकालने हैं वो सेकेंड बैग से निकालने हैं, उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन, कोई कंडीशन दे रखा है, फिर उसमें यानी कि ये क्या है, एक प्रोबेबिलिटी है ऑफ रीजन यानी कि रेड बॉल निकाले हैं और ये बताना है कि कहाँ से निकालना है, सेकेंड बैग से निकालना है। तो ये क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ रीजन या कॉज किसी का, तो इसी को क्या कहते हैं हम, बेयर्स बेयर्स थ्योरम, जो भी बेयर्स थ्योरम, जो बेयर्स थ्योरम आपने पढ़ा होगा, इसी को कहते हैं कि हम प्रोबेबिलिटी तो निकाल रहे हैं, बट
मतलब सर्टेन कंडीशन हमारे पास दे रखा है, कॉज दे रखा है। यहाँ पे कॉज क्या है कि हम रेड बॉल निकाल चुके हैं, हम रेड बॉल निकाल चुके हैं, बताओ वो हम सेकेंड वाले बैग से निकाले होंगे, उसका क्या प्रोबेबिलिटी है। ओके, तो कंडीशन दे रखा है। सो ऐसा मतलब इस केस में जो फॉर्मूला होता है, ये जो हमें दे रखा है, इसे हम क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। क्या इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड अपॉन में ये टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। ओके, ऐसा चलता है फॉर्मूला। यहाँ पे भी हम, इसमें भी था ना बियर्स थ्योरम में, ये मल्टीपल बहुत सारा कंडीशन के लिए है, उस अगर एक कंडीशन हो तो ऐसे चलता है, ऐसे। ओके, तो ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ निकाले थे ना रेड बॉल सेकेंड वाले में से, रेड बॉल सेकेंड वाले में से, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल सेकेंड वाले में से हम निकाले थे, क्या था ये 5/15। वैसे यहाँ से भी निकाल सकते हैं, रेड बॉल सेकेंड वाले बैग में से रेड बॉल निकालेगा, क्या है 5 रेड बॉल का 5 है अपॉन सेकेंड बैग से निकाले, क्या हो जाएगा 5 7 7 15 इंटू सेकेंड बैग का निकालने का प्रोबेबिलिटी क्या था 1/3 अपॉन रेड प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल यहाँ पीछे में निकाले है ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल कितना आया, इस सबको कैलकुलेट करेंगे तो जो भी आएगा लेट इट बी एक्स, तो क्या जाता है ये एक्स, बस यहाँ से ये हम निकाले थे। ये तो हम एग्जाम्पल लेके बताए, ऐसा सॉल्व थोड़ी ना करना था। सो ऐसा ही है। तो क्या टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है कि मतलब हम रेड बॉल निकाल रहे हैं, मेरे पास 3 बैग था, तो पहले हम इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर इसमें से रेड बॉल निकाले, फिर इसको सिलेक्ट किए, फिर इसमें से रेड बॉल निकाले, ये सिलेक्ट किए, फिर इसमें से रेड बॉल निकाले, तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी होता है। और फिर वही मतलब प्रोबेबिलिटी हम क्या लगा दिए, कंडीशन लगा दिए, क्या कि हम रेड बॉल निकाल चुके हैं, ठीक है। अब बताओ जो हम रेड बॉल निकाले हैं कि वो सेकेंड बैग में से होगा, उसका प्रोबेबिलिटी बताना है। सो इस ऐसा केस में हम क्या यूज करते हैं, बेयस थ्योरम। उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, जो हमें पूछा है उसको यहाँ पे उल्टा कर दो, फिर यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड बैग से निकालने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ रेड बॉल। तो पीछे निकाल देते ना, ये टोटल प्रोबेबिलिटी है, टोटल प्रोबेबिलिटी टीपी। सो ऐसा ही कुछ था, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 79 और 80। तो अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हम क्वेश्चन नंबर 79 देखें तो हमें क्या पूछा गया था कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट द रैंडमली चूजन पैसेंजर गेट अ टैक्सी विथ इंजन इशू। तो हमारा इवेंट क्या है, जो हमारा इवेंट है ये क्या है, यही टैक्सी विथ इंजन इशू। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा हमारे इवेंट का, तो जो हम टैक्सी चूज करेंगे इंजन इशू वाला, वो तो रेड भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है और ग्रीन भी हो सकता है। तो हमारे इसमें क्या काम करेगा, टोटल प्रोबेबिलिटी वाला तरीका। तो क्या हो जाएगा कि सबसे पहले हम क्या सिलेक्ट करेंगे कि हम रेड टैक्सी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड टैक्सी, फिर इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ इंजन इशू सच दैट कि वो क्या हो, एक रेड टैक्सी हो। फिर हम सिलेक्ट किए ब्लू टैक्सी को, फिर इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ इंजन इशू सच दैट वो क्या हो, एक ब्लू टैक्सी, प्लस वैसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन टैक्सी, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ इंजन इशू सच दैट कि वो ग्रीन टैक्सी हो। तो क्या आ जाएगा, ये रेड का क्या था 0.2, और ये सब क्या दे रखा था 0.05, प्लस ब्लू का क्या है 0.5 इंटू इसका क्या है 0.04, प्लस ये क्या है 0.3 इंटू 0.08। इस पूरे को सॉल्व करने के बाद आएगा 0.054। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। 80 क्या कह रहा था, गिवन दैट द पैसेंजर गेट अ टैक्सी विथ इंजन इशू, यानी मेरे पास एक कंडीशन दे रखा है कि ये हम मतलब हमें बता दिया गया कि ये पैसेंजर के पास जो टैक्सी मतलब जाएगा उसमें क्या होगा, इंजन इशू होगा। तो हमें बताना है कि प्रोबेबिलिटी दैट द पैसेंजर टुक अ राइड विथ ग्रीन टैक्सी कंपनी। तो हमें क्या बताना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन टैक्सी सच दैट उसमें क्या हो, एक इंजन इशू हो। तो ये क्या है, बियर्स थ्योरम जैसा है ना, इधर बताए थे ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ रेड बॉल सच दैट, नहीं प्रोबेबिलिटी बताना है हमें क्या कि हम जो रेड बॉल निकालने हैं वो
सेकेंड बैग में से होगा, इसका प्रोबेबिलिटी निकालो। तो इसमें भी क्या कह रहा है कि जो हम मतलब हम जो इंजन इशू वाला टैक्सी लिए हैं वो टैक्सी ग्रीन टैक्सी कंपनी से हो, उसका प्रोबेबिलिटी निकालो। ये बताना मतलब ये बताना फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पैसेंजर टू कैन राइड विथ ग्रीन टैक्सी कंपनी सच दैट उसमें क्या हो, इंजन इशू हो। तो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये हो जाएगा, इसको उल्टा करेंगे, ई बाई जी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, यानी कि ग्रीन टैक्सी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ओके, सो ये क्या कितना दे रखा है, 0.08 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जी क्या है, ये टैक्सी का 0.3 अपॉन, ये हम पीछे निकाले थे ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टैक्सी, इसमें इंजन इशू कितना आया था, ये 0.054, 0.054, इसको सॉल्व कर लेना है। सो ये आ जाएगा 0.44। सो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81, इसमें भी एक कॉम्प्रिहेंशन दे रखा है। लेट्स रीड इट। देयर आर 200 एम्प्लॉय इन अ कंपनी, टोटल एम्प्लॉय कितना है, 200 एम्प्लॉय है टोटल कंपनी में। देयर आर 40 एम्प्लॉय हु नो पाइथन, 40 को पाइथन आता है एंड 50 को एसक्यूएल आता है एंड 10 को दोनों ही आता है। लेट E1 बी द इवेंट दैट द रैंडमली सेलेक्टेड एम्प्लॉय नो पाइथन। ठीक है, E1 क्या है कि पाइथन आना चाहिए, E1 क्या है कि उन्हें पाइथन आता है, PYTHON पाइथन, और E2 क्या है कि जो सिलेक्टेड पर्सन उन्हें SQL आता है। इसे चेंज करना, ओके सो ओके, तब बताना है क्वेश्चन नंबर 81 क्या है। आर द इवेंट E1 एंड E2 इंडिपेंडेंट, तो दो इवेंट को इंडिपेंडेंट होने के लिए क्या चाहिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 किसके बराबर हो जाना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। ओके, तो हमें पता करना पड़ेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 यानी क्या है, क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ वो पर्सन जिन्हें पाइथन भी आता हो और SQL भी आता हो, तो पाइथन और SQL दोनों जानने के वाले कितने पर्सन है, 10 अपॉन में टोटल कितने एम्प्लॉय हैं, 200 इक्वल टू, देखते हैं दोनों इक्वल आता है कि नहीं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, तो वो पर्सन का प्रोबेबिलिटी जिन्हें पाइथन आता है, तो पाइथन कितनों को आता है, 40 बाई 200 इंटू E2 यानी जिन्हें SQL आता है, SQL कितनों को आता है, 500। देखते हैं ये 4 5 20, 5 5 कट गया, ये 10, तो ये क्या आ गया, 1/20, ये आ गया 1/20 इक्वल टू 1/20, एल से लार्ज जेड बराबर आ गया। तो ये दोनों यस, ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट होगा। अगर ये दोनों बराबर नहीं आता तो ये दोनों क्या जाता है, डिपेंडेंट इवेंट हो जाता। सो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82 क्या है। फाइंड द वैल्यू ऑफ E1 यूनियन E2, E1 यूनियन E2 निकालना है। सो यूनियन E2 का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। ये सब तो बेसिक फॉर्मूलाज था। E1 का कितना है, E1 40/200, E2 का कितना है, आई थिंक 50/200, और ये क्या है, 10/200, यही है ना, हाँ 10/200 से सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 5 4 9, हमें से कहते हैं 80, 80/200, सो ये कटेगा तो आएगा 4, और ये गया तो 10, तो ये क्या गया 0.4, तो क्या आ गया 0.4। क्या निकाला था, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, एंटर द करेक्ट एक डेसिमल प्लेस, तो क्या हो जाएगा 0.4। क्या 82 का आंसर है ये, 82 का। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 83, कॉम्प्रिहेंशन दे रखा है। अ कमिटी ऑफ 7 मेंबर हैज टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम 9 men and 4 women। मुझे बताना है, 1 मिनट, इससे चेंज करें, तो 7 मेंबर का कमिटी बनाना है, उस मतलब किन बनाना है, क्या चीज़ में से, इसे इरेज करें, मेरे पास 9 men और 4 women है, इसमें से हमें 7 मेंबर का कमिटी बनाना है। कैसे कैसे बनाना है ये क्वेश्चन में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 83, इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन व्हेन द कमिटी कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली 3 वुमेन। ओके, एग्जैक्टली 3 वुमेन को इंक्लूड करना है, तो क्या हो जाएगा, 7 मेंबर बनाना है 3, तो क्या हो सकता है, एक कि हम
3 वुमेन ले लें और 3 वुमेन एग्जैक्टली 3 वुमेन ले लेंगे तो क्या होगा, 4 मेल को लेना पड़ेगा, 4 मेल। केस 1 ये हो जाएगा, या केस 2 क्या हो जाएगा कि नहीं 3 वुमेन को सिलेक्ट करना ही चाहिए, करना पड़ेगा, तो इसमें केस 2 बनेगा ही नहीं। तो क्या हो जाएगा, क्या करना है इसमें, हमें कमिटी बनाना है। ओके, तो सिलेक्ट करेंगे हम, सिलेक्ट करना है तो क्या हो जाएगा, 9 3 वुमेन को 4C3 इंटू, फिर 9 में से 4 को सिलेक्ट करना है, तो क्या हो गया ये 4 and 3 is 4 into 9 into 8 into 7 into 6, 4 into 3 into 2 into 1, ये यहाँ से गया, इसे 3 यहाँ से गया, 8 7 50, एक मिनट, 8 into 7 8 7 56 into 9 क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 504। तो मतलब ये भी हम समझा देते हैं कि हमें यहाँ पे क्या करना है कि हमें सिलेक्ट करना है, तो सिलेक्ट करेंगे। मेरे पास 9 मैन और 4 वुमेन हैं, उनमें से हमें 7 मेंबर को सिलेक्ट करना है, जिनमें से 3 वुमेन होना ही चाहिए, और फिर 3 वुमेन हैं तो कितना, एग्जैक्टली 3 वुमेन है, तो बाकी का बचे हुए कितने होंगे, 4 मेल होंगे। तो हमें इन इन 4 वुमेन में से 3 वुमेन को सिलेक्ट करना है, तो क्या हो जाएगा 4C3, एंड इन 9 मेल में से 4 मेल को सिलेक्ट करना है, तो क्या हो जाएगा 9C4। इसे और हम इसको हम लिख सकते हैं ना, ये 4C1 ये दोनों बराबर होते हैं ना, एंड NC1 किसके बराबर होता है, N के बराबर होता है, इसीलिए 4C1, और इसे भी हम बता देते हैं NCR इक्वल टू होता है NCN-R। ओके, ये दोनों प्रॉपर्टी आपको याद है तो वेल एंड गुड, नहीं याद है तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो ये दोनों बराबर होता है, तो ये क्या था 4C3 किसके बराबर होगा, 4C4-3 यानी कि 1, 4C1, तो ये 4C1 कितना आ गया 4 इंटू 9C4 है, तो हम क्या करेंगे कि जितनी बार जितना चीज नीचे यहाँ पे लिखा रहेगा उतनी बार हम ये ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, 4 लिखा था इसलिए 4 पर, 5 लिखा रहता तो हम इसे 5 तक मतलब 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 करते हैं, एंड अपॉन में हम क्या करेंगे 4, तो 4 4 है तो इसे 4 3 2 1, ओके ऐसे फिर इसे कट कुट करके 504 आ गया, इसका आंसर क्या है 504। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। सो क्वेश्चन नंबर 84 क्या है, इन हाउ मैनी वेज कैन दिस बी डन व्हेन द कमिटी कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट 3 वुमेन, यानी कि एटलीस्ट का मतलब हम पहले बहुत सारे क्वालिफाई वाला वीडियो में बताए थे कि एटलीस्ट मतलब क्या कि कम से कम, यानी कि कम से कम 3 वुमेन तो होना ही चाहिए, ज़्यादा भी चलेगा, यानी कि 3 वुमेन हो या 4 वुमेन हो, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 4 वुमेन ही है, तो या तो 3 वुमेन हो या तो 4 वुमेन हो। सो अगर हम 3 वुमेन सेलेक्ट किए एकदम मतलब एग्जैक्टली 3 वुमेन, तो हमारे पास कितना ऑप्शन आया, मतलब कितना वेज आया था 504। अब हम देख लेते हैं क्या कि एग्जैक्टली 4 वुमेन के कितने होंगे, और दोनों को हम ऐड कर देंगे, EXACTLY एग्जैक्टली, एग्जैक्टली 4 वुमेन सेलेक्ट करने के कितने तरीके होंगे, मतलब हम 4 वुमेन ले लें तो क्या हो जाएगा 4 वुमेन और 3 मैन, 4 3 7, 7 मेंबर सिलेक्ट करना था, तो क्या होगा 4 में से 4 4C4 इंटू 9C3, एंड यहाँ पे हम बता दें NCN किसके बराबर होता है 1 के, तो 3 प्रॉपर्टी मैंने बताया, तो मिला के तो क्या हो जाएगा 1 इंटू ये 9 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन में 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 था इसलिए 3 बार मल्टीप्लाई किया, क्या हो जाएगा 2 4 जा 8, 3 3 जा 9, इसे मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 12 इंटू 7, 12 7 जा 84, तो टोटल कितना वेज हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगा, टोटल क्या, या तो एग्जैक्टली 3 वुमेन हो या एग्जैक्टली 4 वुमेन हो, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 588, तो क्या हो जाएगा ये 588।
सो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, इन अ हॉकी टीम कंसिस्टिंग ऑफ 11 प्लेयर, ईच प्लेयर शेक हैंड विथ एवरी अदर प्लेयर एग्जैक्टली वंस बिफोर मैचिंग द, तो कितना हैंड शेक होगा हमें बताना है। सो अगर हम देखें कि अगर हमें एक हैंड शेक करवाना है, एक हैंड शेक करवाना है, तो हमारे पास एक प्लेयर 1 है, ये हैंड शेक कर रहा है, एक प्लेयर 2 है। तो अगर हमें इन दोनों के बीच में हैंड शेक करवाना है तो हमें हमें मतलब कितने प्लेयर की, अगर हमें एक हैंड शेक करवाना है, एक हैंड शेक करवाना है, तो हमें कितने प्लेयर चाहिए, यानी कितने पर्सन चाहिए, 2 पर्सन चाहिए। ठीक है। तो अब हमसे पूछा जा रहा है कि हमारे पास 11 प्लेयर है, तो बताओ कितने नंबर ऑफ हैंड शेक होंगे। तो हमें चूज करना पड़ेगा 11C2। तो क्या हो जाएगा कि अगर एक हैंड शेक करवाना था तो 2 पर्सन लगे, तो जब हमारे पास 11 पर्सन है तो कितने नंबर ऑफ हैंड शेक होंगे, और एक हैंड शेक के लिए हमें 2 पर्सन चाहिए, तो 11C2। तो क्या हो जाएगा 11 इंटू 10/2, टू 5 10, यानी कि 55 हैंड शेक्स होंगे। इसका आंसर क्या है, 55। सो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86 और 87। तो आप इसे रीड आउट कर लीजिए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86 क्या कहता है कि ये है, अ बॉक्स कंटेन 3 white 3 black and 4 red balls, in how many ways can 3 ball be drawn। 3 बॉल निकालना है, क्या है, 3 white है, 3 black है और 4 red है, इनमें से हमें 3 बॉल निकालना है। इफ एटलीस्ट 1 बॉल इज टू बी इंक्लूडेड 1 रेड बॉल, ओके। इसमें से ये 3 बॉल में से ना एक रेड होना चाहिए। तो इससे निकालने का कितना तरीका होगा, तीन तीन बॉल इसमें से सिलेक्ट करना है, इसमें कि एक रेड होना चाहिए, बाकी 2 कुछ भी हो सकता है। तो अगर हम देखें तो क्या हो सकता है, एक रेड लेना है और बाकी कम से कम एक रेड होना चाहिए। तो कम से कम एक रेड, कम से कम एक रेड यानी कि एक, एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब समझा है ना, कि कम से कम एक होना ही चाहिए, बाकी 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। तो इसे हम एक अलग मेथड से सॉल्व करते हैं कि अगर हम ऐसे जाएं कि पहले हम एक रेड बॉल, एग्जैक्टली 1 रेड बॉल का केस बनाए, फिर एग्जैक्टली 2, एग्जैक्टली 3, एग्जैक्टली 4, तो बहुत सारा केस बन जाएगा। तो इसे करने का एक रिवर्स प्रोसेस ये होगा कि हम क्या करते हैं कि हम निकाल लेते हैं टोटल वेज ऑफ सेलेक्टिंग 3 बॉल में से हम माइनस कर लेते हैं जब नो रेड बॉल सिलेक्टेड। ठीक है। तो जब हम एटलीस्ट ले रहे थे तो उसमें हम 1 रेड बॉल, 2 रेड बॉल, 3 रेड बॉल, 4 रेड बॉल। तो अगर हम क्या करते हैं कि टोटल वेज ऑफ सिलेक्टिंग 3 बॉल, 3 बॉल निकालने का टोटल वेज उसमें हम माइनस कर देते हैं कि जब एक भी रेड बॉल ना लिख ले, यानी कि यहाँ पे 0 रेड, ये क्या है 0 रेड। तो ये क्या दे देगा, या तब ये इसमें जो हमारे पास आंसर आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ आवर जो इवेंट, नहीं प्रोबेबिलिटी थोड़ी निकालना है, जो भी हमें फाइंड आउट करना है कि एटलीस्ट वन, ये एटलीस्ट 1 रेड बॉल आए, उसका नंबर ऑफ वेज क्या होगा कि हम टोटल वेज जिसमें से 3 बॉल हम सिलेक्ट कर देते हैं उसमें हम घटा देंगे कि जब एक भी रेड ना हो, तो आ जाएगा कि एटलीस्ट 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो। सो अगर हम देखते हैं कि जब सिलेक्टिंग टोटल वेज ऑफ सिलेक्टिंग 3 बॉल, तो क्या होगा, टोटल बॉल हमें बस कितना है, 3 3 6, 6 4 10, तो क्या हो जाएगा 10C3। उसमें से हम माइनस करेंगे जब एक भी सिलेक्टेड ना हो, तो जब एक भी सिलेक्ट ना करेंगे तो क्या हो जाएगा 6C3। ठीक है। तो जब हम एक भी रेड सिलेक्ट नहीं करेंगे तो हमारे पास बॉल कितना बचेगा, 6, और 6 में से 3 निकाल लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा सॉल्व करने के बाद, 10 × 9 × 8/3 × 2 माइनस 6 × 5 × 4/3 × 2, ये 6 से गया, ये 2 4 जा 8 और 3 3 जा 9, तो क्या हो जाएगा 120 में से घटा देंगे 20, तो ये आ जाएगा 100। अब देखें ऑप्शंस क्या था, हाँ 100 था, ये हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन नंबर 87 क्या कर रहा है, आगे देखते हैं। परवीन अटेम्प्ट अ क्वेश्चन पेपर ऑफ 12 क्वेश्चन, ठीक है, 12 क्वेश्चन था, 12 क्वेश्चन का क्वेश्चन पेपर था। उसमें हर एक क्वेश्चन के लिए 4 चॉइस है,
If he answer the question randomly, then find the number of ways in which he can attempt the entire paper. ओके, सो हमें यहाँ पे निकालना है कि कैसे मतलब कितने तरीके से वो अपने क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कर सकता है। तो जब फोर्थ चॉइस है, जैसे कि अगर हम को एक क्वेश्चन सेलेक्ट करें उसमें फोर चॉइस है, फोर चॉइसेस हैं। सो एक क्वेश्चन को आंसर करने के कितने तरीके हैं, चार तरीके हैं। तो ये एक क्वेश्चन को आंसर करने के चार तरीके, फिर जो दूसरा क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर टू, मतलब एक और क्वेश्चन होगा उसको भी आंसर करने के चार तरीके, फिर जो तीसरा क्वेश्चन होगा उसको भी आंसर करने के चार तरीके। वैसे ही सारा जो 12 क्वेश्चन होगा उसको भी इस सबको आंसर करने मतलब एक क्वेश्चन को आंसर करने के चार, इसको भी चार, इसको भी चार, फिर जब 12th क्वेश्चन आएगा उसको भी चार। तो कितना ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू 4 कितने टाइम्स हो जाएगा, 12 टाइम्स हो जाएगा। तो ये क्या आ गया, 4⁻12। तो क्वेश्चन नंबर 87 का ऑप्शन 4⁻12 ही हो जाएगा, 87 का ऑप्शन। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88 क्या कहता है। इन अ डिनर पार्टी देयर आर 2 मेल 5 फीमेल। ठीक है, एक डिनर पार्टी में 2 मेल है और 5 फीमेल है। हु नीड टू बी सीटेड अराउंड अ राउंड टेबल। ओके, राउंड टेबल बैठाना है। इन हाउ मेनी वेज कैन दे बी सीटेड सो दैट नो 2 मेल्स आर सीटेड नेक्स्ट टू एच अदर। ओके, सो जब हम भी एक मतलब राउंड टेबल हो उसके लिए कंसेप्ट बता दें। सो अगर हमें कंसेप्ट बताएं तो क्या हुआ, एक सर्कुलर किसी सर्कुलर परमुटेशन के लिए, यानी कि जब हमें n पीपल को बैठाना हो सर्कुलर टेबल पे तो उन्हें बैठाने का तरीका कितना होगा, n-1 फैक्टोरियल का। वैसे ही अगर हमें कोई नेकलेस अरेंजमेंट करना है या कोई मतलब फूलों की माला बनानी है, ऐसे फूलों की माला बनानी है, या कोई मतलब नेकलेस नेकलेस होता है ना, ऐसे करके नेकलेस होता है, जैसे पेंडेंट ऐसे, ठीक है, पेंडेंट और इसमें यहाँ पे मोतियाँ लगी होती है। तो ऐसा कोई जो अगर हमें नेकलेस अरेंजमेंट करना है तो उसे अरेंज करने का तरीका क्या होता है, n-1 फैक्टोरियल, मतलब यहाँ पे n मोती है उसमें से n-1 फैक्टोरियल/2 होता है। ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसे याद ही रखना है। सो अगर हम अपना क्वेश्चन देखें तो क्या था कि एक डिनर पार्टी है जिसमें कि 2 मेल 5 फीमेल है, हमें बैठाना उन्हें राउंड टेबल पे इस तरीके से कि कोई भी 2 मेल एक साथ ना बैठे। तो 2 मेल हमारे पास एक मतलब मेल को साथ में नहीं बैठाना है। ओके, सो अगर हम ये टेबल बना लें तो टेबल पे पहले हम क्या करते हैं, फीमेल्स को बैठा देते हैं। 5 फीमेल है, 5 3 4 5। तो एक सर्कुलर टेबल पे 5 फीमेल को बैठाने का कितना तरीका होगा, 5-1 तरीका होगा, यानी कि 4 फैक्टोरियल तरीका होगा। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि इस गैप्स में जो गैप है उसमें हम मेल को बैठा देंगे। तो उससे क्या होगा कि कोई भी 2 मेल एक साथ नहीं होंगे, 2 मेल के बीच में कहीं भी बैठा दें, 2 मेल के बीच में एक फीमेल तो आ ही जाएगी। तो हम क्या करेंगे, अब हम सिलेक्ट करेंगे इन 5 प्लेस में से 2 मेल के लिए, क्या 1 2 3 4 5, तो इसमें से हम 5C2 करें, यानी कि 5 प्लेस में से 2 प्लेस किए हम मेल को सिलेक्ट किए, मतलब मेल को बैठाने के लिए इन 5 प्लेस में से 2 प्लेस को सिलेक्ट किए। अब दो फिर 2 मेल है, दोनों को बैठाएंगे तो इसे हम 2 फैक्टोरियल तरीके से बैठा सकते हैं। तो टोटल हमारा आंसर कितना आ जाएगा कि पहले हम क्या किए हैं, इन पहले फीमेल को बैठाएं तो कितना तरीका था फीमेल को बैठाने का, 4 फैक्टोरियल तरीका था। फिर हम इसमें गैप्स में से मेल को बैठाएं तो मेल को बैठाने का कितना तरीका, 4C2। फिर उसमें हम इस मेल को भी 2 फैक्टोरियल तरीका से, ये 2 अलग अलग मेल है तो हम इन्हें 2 फैक्टोरियल तरीका से बैठा सकते हैं। फिर पहले पहले हम परमुटेशन किए, बैठाए फीमेल को, फिर हम सिलेक्ट किए प्लेस फॉर मेल, फिर हम मेल को बैठाएं 2 फैक्टोरियल तरीका से। तो आंसर कितना आ जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5C2, क्या होगा 5 इंटू 4/2 इंटू 1 इंटू 2, ये 2 से 2 गया, ये कितना आ जाएगा 3 2 6 6 4 24 इंटू 20 4 8 4 4 8 0, क्या आ गया, ये ऑप्शन बी। अब देखते हैं आगे हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 89 क्या कहता है कि ये एक्सप्रेशन दे रखा है तो हमें Rp2 निकालना है, यानी कि यहाँ पे R निकालना है। तो हमारे पास NPR का फॉर्मूला क्या होता था, n फैक्टोरियल बाय
n माइनस आर फैक्टोरियल, बस इसी का यूज करना है, ये बन जाएगा क्वेश्चन। तो हम सॉल्व करते हैं। ये 10 पी आर प्लस 3 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस आर माइनस 3 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल बाय 8 माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल टू 90। तो ये कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 फैक्टोरियल बाय 10 माइनस 3 7 माइनस आर फैक्टोरियल इंटू ये 8 माइनस आर फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल इक्वल टू 90। और हम इसे सॉल्व करें तो क्या होगा, ये 10 है तो 10 गुने की 9 इंटू 8 फैक्टोरियल अपॉन में ये 7 माइनस आर फैक्टोरियल तो है ही। इस 8 माइनस आर फैक्टोरियल हम कैसे लिख सकते हैं, 8 माइनस आर इंटू 7 माइनस आर फैक्टोरियल अपॉन में ये 8 फैक्टोरियल। तो क्या होगा, ये 8 फैक्टोरियल गया, ये इससे गया, तो ये अब क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 90 इंटू 10 इंटू 9 था ना, 8 माइनस आर, हाँ 8 माइनस आर इक्वल टू किसके बराबर था, ये 90 के बराबर। सो ये इससे कट गया, तो 8 माइनस आर इक्वल टू 1, तो 8 माइनस 1 इक्वल टू आर, तो आर इक्वल टू आ गया 7। सो यहाँ पे क्या पूछा था, 7 नहीं, यहाँ पे पूछा था RP2 कितना होगा। कोई जल्दबाजी में यहाँ पे 7 टिक करके चल जाएंगे, बस उनका नंबर कट जाएगा इतना सॉल्व करने के बाद दी हुई। तो क्या हो जाएगा, हमें RP2 पूछा है, तो ये क्या हो जाएगा 7P2 कितना आ जाएगा, ये 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 2 यानी कि 5 फैक्टोरियल कितना आ जाएगा, ये 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 फैक्टोरियल, ये गया, ये 6 7 जा 42। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 42, ऑप्शन नंबर 89 का, क्वेश्चन नंबर 89 का ऑप्शन 42। सो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। 90 क्या कह रहा है, प्रमोद गोज टू शॉप टू बाय सम क्लोथ, प्रमोद जाता है कपड़े खरीदने के लिए। शॉपकीपर शो हिम 7 शर्ट 4 पैंट 12 टी शर्ट। इफ ही सिलेक्ट 3 क्लोथ एट रैंडम देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी, बताना है that the randomly selected chosen cloth are of different type। क्लोथ डिफरेंट टाइप का होना चाहिए, यानी कि हमारे पास कितना है, डिफरेंट टाइप का होना चाहिए। और हमारे पास 7 शर्ट है, 4 पैंट है और 12 टी शर्ट है, तो डिफरेंट टाइप का होना चाहिए तीनों क्लोथ, यानी कि हम क्या चूज कर ले, और हमें 3 ही कपड़े चूज करने, 3 क्लोथ। तो क्या कर सकते हैं हम इसमें, एक शर्ट ले लें, एक पैंट ले लें और एक टी शर्ट ले लें, तो हो जाएगा तीनों डिफरेंट टाइप का, हम 3 क्लोथ सेलेक्ट भी कर लेंगे। तो हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है कि तीनों डिफरेंट हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होता है, प्रोबेबिलिटी दैट आर ऑफ डिफरेंट टाइप, इवेंट क्या है कि क्लोथ आर ऑफ डिफरेंट टाइप, यही है हमारा ई है, क्लोथ आर ऑफ डिफरेंट टाइप। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्वल टू क्या होता है, हमारा फेवरेबल आउटकम जो भी है अपॉन टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम क्या होगा कि फेवरेबल आउटकम क्या होगा कि हम सिलेक्ट कर लें डिफरेंट, सिलेक्टिंग 3 क्लोथ ऑफ डिफरेंट टाइप अपॉन में हम टोटल आउटकम क्या हुआ कि हम कोई भी थ्री क्लोथ सिलेक्ट कर लें। तो सिलेक्टिंग 3 क्लोथ रैंडमली। सो अगर हम देखें मतलब फेवरेबल आउटकम में, तो हमें 3 क्लोथ डिफरेंट टाइप का सिलेक्ट करना है, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि हम क्या करें, 7 में से कोई एक ले लें इंटू 4 में से कोई एक ले लें और ये 12 में से कोई एक ले लें अपॉन सिलेक्टिंग 3 क्लोथ। हमारे पास टोटल क्लोथ कितने हैं, 4 5 6 16 प्लस 7 12 13 14, ओके 14 है, तो हो जाएगा 14 इन 14 कपड़ों में से हम कोई भी 3 कपड़े सिलेक्ट कर लें। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये 14 नहीं होगा, ये 23 होगा, इसे हम सही कर दें, ये होगा 23 कपड़ों में से हम कोई भी 3 कपड़े सिलेक्ट कर लें। सो अगर हम इसे सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 7C1 या 7 इंटू 4 इंटू 12 अपॉन 22 इंटू 21 इंटू 20
और ये नीचे से ऊपर चला जाएगा, 3 × 2 × 1 क्या हो जाएगा ये 2, ये 10 से कट गया, ये 3 × 7 = 21, ये कैसे भी काट सकते हैं, इधर कैलकुलेट भी कर सकते हैं, 6 × 2 = 12, ये 5 × 10 और ये 3 × 2 = 6, ये 11। अब नहीं कटेगा, इसे सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा 48/253, जो कि फर्दर सॉल्व करने पे आएगा 0.189। सो यही था इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 90 का। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91 क्या कह रहा है कि इफ नहीं क्या कह रहा है, A, B, and C are three mutually exclusive and exhaustive event associated with the random experiment P। probability of A क्या है, P B का है 3/2 है। ओके, अगर हम लिखे probability of A क्या है P, probability of B क्या है 3/2 into P यानी कि 3/2P, probability of C क्या है half of probability of B क्या है ये 3/2P, कितना आ गया ये 3/4P। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। ओके, पी का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे हमें देखा कि ये तीनों क्या है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ओके, यानी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ये होता है कि मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब ये होता है कि अगर हमारा दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है दोनों का इंटरसेक्शन 0 होगा। मान लेते हैं कि अगर E1 इंटरसेक्शन E2 क्या हो जाएगा 5। हमारे पास दो इवेंट है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो दोनों का इंटरसेक्शन 0। ऐसे ही अगर 3 इवेंट है तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा 5। ओके, ऐसा। तो अगर तीनों अलग अलग मतलब 5 है तो तीनों का प्रोबेबिलिटी का सम कितना आ जाएगा, यानी कि ये कुछ ऐसा है, तो तीनों का प्रोबेबिलिटी का सम कितना आ जाएगा 1 since they are mutually exclusive। तो क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कितना हो जाएगा 1। तीनों को सम करें 3/4 p कितना आ जाएगा, ये कितना p को कॉमन लिए है तो ये 1 तो 2 3 2 5/2 प्लस 3/4 = 1। सो ये कितना आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 2 = 10 3 13/4। सो ये आ जाएगा 13/4p = 1। सो p = 4/13, ये आ गया 0.31। यही था आंसर। सो यहाँ पे मैंने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब बता दिया, और ये एग्जॉस्टिव इवेंट मतलब ये होता है कि एक सेट ऑफ इवेंट जहाँ पे एटलीस्ट वन ऑफ देम इज गारंटीड टू अकर, यानी कि ये बहुत सारे इवेंट का सेट है जिसमें कि कोई एक ना एक इवेंट तो जरूर से आएगा ही आएगा। तो अगर हम सैम्पल स्पेस है ये से एस, तो ये हमारा 3 भाग में बटा हुआ था। हमें दे रखा था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है पी और बी वैसे ही और सी वैसे ही। सो मतलब ये जो क्या एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट था, यानी कि जो ए का पार्ट अलग होगा, ये तीनों में कोई भी तीनों यानी कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या है 5, तीनों में कोई भी पार्ट कॉमन नहीं है। तो अगर क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या हो जाएगा 1 के बराबर। उसी तरीके से जो जब कोई पार्ट कॉमन होता तब ना वहाँ पे हमें वहाँ पे अगर कोई पार्ट ऐसे कॉमन होता, ये ए है ये बी है, तो फिर हमें ये वाला पार्ट जो होता ना 2 बार काउंट हो जाता तो इसे हटाना पड़ता। तो ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए जब कोई भी इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो तो उसका प्रोबेबिलिटी का सम क्या हो जाता है 1। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 92। सो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि लेट अ सैम्पल स्पेस, ये सैम्पल स्पेस हमें दे रखा है और हमें 3 इवेंट दे रखे हैं ई एफ जी। उसमें हमें बताना है कि ई यूनियन एफ क्या होगा। ई यूनियन एफ क्या हो जाएगा, दोनों का यूनियन 1 2 5 या 4 6 7 होना चाहिए, यहाँ पे 4 नहीं है इसीलिए ये होगा गलत हो गया। ई इंटरसेक्शन जी 1 है, ई और जी दोनों का इंटरसेक्शन दोनों में कॉमन क्या है 1 तो है 2 5 नहीं, तो इसका ये सही है। एफ यूनियन जी का कॉम्प्लीमेंट, तो अगर हम देखें एफ यूनियन जी क्या है
एफ यूनियन जी। तो एफ यूनियन जी देखिए तो क्या हो जाएगा, एफ में भी हो यूनियन, ये हो जाएगा 1 3 4 6 7 और 8। तो एफ यूनियन जी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इसमें से देखिए ये 1 तो है, 3 है, 4 है, 6 भी है, 7 भी है, कौन कौन सा नहीं है, ये 2 और 5 है। तो ये हो गया ऑप्शन सही। ई इंटरसेक्शन एफ 8, ई और एफ दोनों का इंटरसेक्शन 8 है क्या, नहीं है, दोनों में कॉमन एलिमेंट 8 है ही नहीं। तो ये हो जाएगा रॉन्ग। तो हमारा ये क्या था, ये बी और सी सही था। सो अब देखते हैं आगे। सो यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन नहीं है, तो हमारा होता है ये स्टैटिक वाला सारा क्वेश्चन ख़त्म। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको और भी वीडियोस चाहिए मैथ या स्टैटिक पे तो आप जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा, हम मतलब जल्दी जल्दी वीडियो लाएंगे। तो ओके एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और आप अपना रिवीजन करते रहिएगा एंड कुछ 2 के लिए।